नेस्टेड इफ एल्स में हम लोग मल्टीपल ब्रांचिंग करते हैं, यानी कि एक इफ़ के अंदर भी हम फिर से ट्रू फॉल्स यानी कि इफ़ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं, और एल्स के अंदर भी हम लोग फिर से इफ़ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कई सारे इफ़ एल्स यानी कि नेस्टेड ब्रांचिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जैसा लिखा है कि इफ़ सम कंडीशन इज़ ट्रू देन डू सम टास्क, if the condition is false then check some other condition to do some task, if all condition fail then do some default task। तो यहाँ पर क्या है कि कंसीडर अ सिचुएशन वेयर यू वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन मल्टी लेवल ऑफ कंडीशन चेक्स। यहाँ पे आप इस तरीके से कि एग्जांपल की तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे कि हम पहले एयरपोर्ट पे अगर हम जाते हैं तो एयरपोर्ट पे सबसे पहले हमें एक बेसिक चेकिंग करानी पड़ती है। अब बेसिक चेकिंग अगर आपकी ओके है, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तब फिर आप जाते हैं, तब फिर आपको अपना टिकट चेक कराना होता है। अगर आपके पास टिकट भी है, वो भी ओके है, तब फिर आपको पासपोर्ट चेक कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप इनमें से कहीं पे फेल हो जाते हैं तो फिर आप उसके दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। तो अगर जैसे टिकट आपका चेक कराने गए और आपका टिकट इनवैलिड है या टिकट नहीं है, तो फिर आपको वहीं पे रुकना है, मतलब आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो फॉल्स की कंडीशन पे फिर से उसका ट्रू फॉल्स आता है, और ट्रू की कंडीशन पे फिर से उसका ट्रू फॉल्स आता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फ्लो चार्टिंग से समझें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मान लेते हैं कि हमने कंडीशन दी और ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ये ट्रू वाले पार्ट पे जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट में आएगा। ये ट्रू की पूरी बॉडी है, और ट्रू में जब आएगा तो वहाँ पर फिर से हमने कंडीशन दी। तो अब इस कंडीशन का ट्रू ये है, यानी कि तब ये इस वाले काम को करेगा अगर कंडीशन ट्रू होती है और बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये फॉल्स वाला काम करेगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये इस पार्ट में आता और इस पार्ट में आकर के फिर ट्रू फॉल्स देखता। अब यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये इस पार्ट को करके बाहर आता, अगर ये फॉल्स हो जाती तो ये काम करके आता, यानी फॉल्स के लिए भी फॉल्स है, फॉल्स के अंदर भी ट्रू फॉल्स है, ट्रू के अंदर भी ट्रू फॉल्स है। तो इस तरीके से मल्टी लेवल की ब्रांचिंग जब हमें करनी होती है तब हमें नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम है जहाँ पर हमें 3 नंबर्स को यूज़र से इनपुट कराना है, और इन 3 नंबर्स को इनपुट कराने के बाद हमें फाइंड करना है उसका सबसे बड़ा जो नंबर है वो उसको। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसी तरीके से स्टूडियो कोनियो और मेन लगाया। उसके बाद हमें 3 नंबर चाहिए, तो हमने num1 num2 और num3 लिया। तो यहाँ पर तीनों नंबर को हमने स्कैनफ के ज़रिए यूज़र से इनपुट करा लिया। आई होप मुझे ये पार्ट अब आपको नहीं समझाना पड़ेगा कि प्रिंटफ क्या करता है, स्कैनफ क्या करता है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर तीनों नंबर्स को इनपुट कराया। अब हमने यहाँ पर कंडीशन दी कि num1 इज़ ग्रेटर देन 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मीन्स अगर num1 हमारा num2 से बड़ा है तो ये इफ़ के पार्ट में आएगा। और इफ़ का पार्ट अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो वो एल्स के पार्ट में चला जाता। लेकिन मान लेते हैं num1 बड़ा है, तो जब num1 num2 से बड़ा है, num2 से बड़ा है, तो वो यहाँ पर आया। अब इसने चेक कराया कि क्या num1 num3 से भी बड़ा है। num2 से तो बड़ा था, लेकिन यहाँ पर इसको दोबारा चेक कराया कि num1 num3 से भी बड़ा है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू होती तो वो इस इफ़ के पार्ट को प्रिंट करेगा num1 इज़ मैक्स, और सीधे यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो इस इफ़ के इस एल्स में आएगा और प्रिंट करेगा num3 इज़ मैक्स, और सीधे बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहीं पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो वो इस इफ़ में जाएगा ही नहीं, तब वो इस एल्स के पार्ट में आएगा। और जैसे ही एल्स के पार्ट में आएगा num1 इज़ ग्रेटर देन num2 फॉल्स हो गया, और यहाँ पर आया तो यहाँ पर हमने अब चेक कराया कि num2 num3 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला काम करेगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो ये वाला काम करेगा और बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप तीनों नंबर में से जो मैक्स नंबर होगा वो आपके सामने निकल करके आएगा। प्रोग्राम को सेव करना है, .c के साथ कंपाइल करना है, ऑल्टर F9 के साथ एग्जीक्यूट करना है, कंट्रोल F9 के साथ, और एग्जीक्यूशन पे आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हमने पहला नंबर 20 दिया होता, 30 दिया होता और 40 दिया होता है, तो 20 और 30 और 40, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब ये पहली कंडीशन को चेक करता है कि 20 इज़ ग्रेटर देन 30, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स होने की कंडीशन पर ये यहाँ पे आता है। यहाँ 20 इज़ ग्रेटर देन 30, तो यहीं पे फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो वो इस पार्ट में जाएगा ही नहीं, वो एल्स में आएगा। और अब चेक करा जाएगा कि
20 यहाँ पर जो हमारा ये 30 और 40, तो 30 इज़ ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और तब ये प्रिंट करेगा num3 इज़ मैक्स। तो यहाँ पर आप देखिए इसने क्या प्रिंट किया हुआ है, num3 इज़ द मैक्स। अगर यहीं पर अगर आप इसको देते 40, 20 और 30, तो यहाँ पर अगर आपने 40, 20, 30 दिया होता तो यहाँ पर आप देखते कि 40 इज़ ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू है। ये यहाँ पर आता 40 इज़ ग्रेटर देन 30, कंडीशन ट्रू होती, और यहाँ पर ये प्रिंट करता num1 इज़ मैक्स। तो इस तरीके से ये हमारा नेस्टेड इफ काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अभी हम लोग एक और प्रोग्राम बना रहे हैं, ये इफ़ एल्स का प्रोग्राम है। इफ़ एल्स अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें और भी डीपली समझना है इफ़ को और नेस्टेड इफ़ को और एल्सी फ्लैटर को। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि एक नंबर इनपुट कराना है और हमें ये चेक करना है कि वो नंबर 5 से और 11 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 50 लें तो 50 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम 55 ले लें तो 55 5 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने वही किया, स्टीरियो कोनियो लगाया, मेन लिखा, यहाँ पर नम लिया और यूज़र से नम को इनपुट करा लिया। जब यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट करा लिया तो हम यहाँ इफ़ की कंडीशन लगाई। पहली इक्वेशन में हमने लिखा नम मॉड 11 डबल इक्वल टू 0, यानी कि अगर नम को 5 से डिवाइड किया जाए और उसको पूरा डिविजिबल हो जाता है, रिजल्ट 0 आता है उसमें नीचे रिमाइंडर, तो 5 से डिवाइड हो गया। एंड ऑपरेटर का मतलब है कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये जो दूसरी कंडीशन दी जा रही है ये भी ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने दिया कि नम मॉड 11, अगर अब नम ये भी ट्रू है, 5 से भी डिविजिबल होने पे 0 आ रहा है और 11 से भी डिविजिबल होने पे 0 आ रहा है, यानी दोनों से डिविजिबल होने पे 0 आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया और तभी प्रिंट करेगा नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5 and 11। लेकिन अगर वो किसी एक से ही डिविजिबल है तो ये फॉल्स हो जाएगा और वो यहाँ पर आएगा और लिख करके आएगा नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5 and 11। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने गेट ch लगाया। प्रोग्राम को आपको सेव करना है, .c के साथ कंपाइल कराना है, ऑल्टर F9 के साथ एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि रन कराना है कंट्रोल F9 के साथ, और आपका रिज़ल्ट इस तरीके से आएगा। अगर हमने 55 दिया तो ये ट्रू वाला फॉल्स पार्ट करेगा, 40, 50, 30 कुछ और नंबर आप यहाँ पे देंगे तो ये लिख करके आएगा नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5 and 11। तो ये प्रोग्राम आप बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। आगे एक प्रोग्राम और है, यहाँ पर भी हम लोगों ने इफ एल्स के साथ ये प्रोग्राम को बनाया है कि एक नंबर हम इनपुट करा रहे हैं और इसको चेक करा रहे हैं कि वो इवन है कि ऑड है। इसके लिए हम लोग वही काम करेंगे, ऊपर दोनों हेडर फाइल्स लगाएंगे, स्टूडियो और कोनियो दोनों हेडर फाइल्स आपको लगानी है। वाइड मेन आपने लगाया, आपने एक नंबर चाहिए था तो इसके लिए इंट नम ले लिया और CLR लगाया, और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रिंट नंबर को मांगने के लिए यूज़र को मैसेज प्रिंट किया, इंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड, और स्कैनफ के ज़रिए वो नंबर आपने नम में इनपुट करा लिया। अब आपने उसको 2 से भाग कराया, यानी कि नम मॉड 2 कराया, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर होता है, तो अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज़ इवन। लेकिन अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, वो एल्स में जाएगा और लिख करके आएगा नंबर इज़ ऑड या नंबर इज़ नॉट इवन। तो गेट ch प्रोग्राम क्लोज, प्रोग्राम को सेव करना है F2 के ज़रिए या फाइल मेन्यू में जाके सेव के ज़रिए .c एक्सटेंशन नेम ज़रूर लगाएंगे, ऑल्टर F9 कंपाइल कराएंगे, कंट्रोल F9 एग्जीक्यूट कराएंगे और रिज़ल्ट इस तरीके से आएगा। मान लेते हैं हमने नंबर 11 दिया, तो 11 चूँकि जब 2 से मॉड करा जाएगा तो नीचे 1 बचेगा और इसके कारण ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो एल्स में आएगा और लिख करके आएगा नंबर इज़ ऑड। यहीं पर आपने 10 दिया होता तो ये लिख करके आता नंबर इज़ इवन। तो ये इफ़ एल्स का एक और प्रोग्राम था। अभी हम लोग इफ़ एल्स का एक और प्रोग्राम देख रहे हैं जहाँ पर हम ये चेक करा रहे हैं कि हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं है। ईयर यूज़र से मांगना है। ये प्रोग्राम हम लोग ने कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए भी किया था, बट इसको इफ़ के ज़रिए कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे सीखोगे। हमने स्टीडियो और कोनियो दोनों फाइल लगाई, मेन लिखा, हमें ईयर यूज़र से चाहिए था तो हमने यहाँ पर ईयर यूज़र से डिमांड किया, इंटर ईयर
और स्कैनफ के ज़रिए वो ईयर हमने ले लिया। अब कुछ भी आप उसमें दे सकते हैं, 2016, 2017, 1982, 1983, आप जो भी ईयर देंगे वो ईयर के अंदर आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन ये चेक होगी कि अगर ईयर 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है और एंड है, एंड का मतलब ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और ईयर 100 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब 100 से पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर ये वाली कंडीशन एक ट्रू हो जाए, मतलब यहाँ पे एंड लगा है इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यहाँ और का ऑपरेटर लगा है इसका मतलब या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर ईयर मॉड 400 = 0। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं या फिर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा लीप ईयर, नहीं तो ये प्रिंट करेगा कॉमन ईयर। ये कंडीशन आपको याद होगा, आपने कंडीशनल ऑपरेटर के प्रोग्राम में भी लगाई थी। यहाँ पर आपको प्रोग्राम को सेव करना है, कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट कराएंगे, और एग्जीक्यूट कराएंगे तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर ईयर दिया 2004, तो ये आप देखिएगा चूँकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में 0 आएगा तो ये प्रिंट करेगा लीप ईयर। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, आपको बनाना है ये प्रोग्राम। अभी हम जो है इसके आगे फिर से इफ एल्स के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर इनपुट कराना है और ये चेक करना है कि वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, मतलब कोई भी कीबोर्ड से एक कैरेक्टर हमने इनपुट कराया और हमें ये चेक करना है कि वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोनों हेडर फाइल्स लगाई, वाइड मेन लिखा, चूँकि कैरेक्टर चाहिए तो हमने यहाँ पर कैर टाइप का डेटा टाइप लिया और CH उसका वेरिएबल लिया। तो हमने CH में %C के ज़रिए यूज़र से इनपुट करा लिया कैरेक्टर, और यहाँ पर इफ़ में कंडीशन लगाई कि इफ़ CH इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a एंड लेस देन और इक्वल टू स्मॉल z। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कंडीशनल ऑपरेटर में भी ये प्रोग्राम बनाया गया था कि यहाँ पर कैपिटल A और स्मॉल a ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर काउंट करता है हमारा कंपाइलर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले तो स्मॉल a से लेकर के z तक की मैच कराया, या तो a से लेकर के z के बीच में स्मॉल a के बीच में होना चाहिए, एंड लगा हुआ है, या फिर और ऑपरेटर लगा है कैपिटल A से लेकर के कैपिटल Z के बीच में होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर एक अल्फ़ाबेट है। लेकिन अगर वो इसके अलावा सिंबल कोई दे देता है या फिर कोई नंबर दे देता है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में जाएगा और लिख करके आएगा कैरेक्टर इज़ नॉट अल्फ़ाबेट। गेट CH, प्रोग्राम सेव करना है, प्रोग्राम कंपाइल करना है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने B दिया तो इसने कहा कि B स्मॉल b दिया है तो ये वाली कंडीशन मैच हो जाती है, और चूँकि ये वाली कंडीशन मैच हो जा रही है तो इसकी वजह से ये प्रिंट कर रहा है कैरेक्टर इज़ एन अल्फ़ाबेट। यही कैपिटल B होता तब भी वो यही करता, लेकिन अगर ये 5 होता, 6 होता, या कॉमा होता, या क्वेश्चन मार्क होता है, कोई भी सिंबल होता तो ये कहता कैरेक्टर इज़ नॉट अल्फ़ाबेट। तो ये एक प्रोग्राम था। इसके अलावा अभी हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, अब हम लोग एलसिफ लैडर से। तो एलसिफ लैडर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हमें इनपुट कराना है अल्फ़ाबेट और चेक करना है कि वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हमको वॉवेल पता है A-E-I-O-U ये हमारे वॉवेल होते हैं, और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सब, इसके अलावा जो बचे हुए अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चूँकि हमें यूज़र से डिमांड करना है तो हमने यहाँ पर पहले तो दोनों हेडर फाइल लगाई और एक कैरेक्टर चाहिए तो कैर CH लिखा, यूज़र से डिमांड किया इंटर एनी कैरेक्टर, और स्कैनफ के ज़रिए वो हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये इफ़ जो लिखा है, इफ़ हमने यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं जो वॉवेल होते हैं उनको यहाँ पर हमने मैच कराया कि अगर CH डबल इक्वल टू स्मॉल a है, और यानी कि या तो ये सही हो, और का मतलब है कि कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए। यहाँ देखिए केवल और लगाया गया है, स्मॉल a है और स्मॉल e है और स्मॉल i है, या स्मॉल o है या स्मॉल u है, या फिर कैपिटल A है, कैपिटल E है, कैपिटल I है, कैपिटल O है, कैपिटल U है। तो इन सारी कंडीशंस को हमने इफ़ में लगा दिया। अगर आप कैपिटल के नहीं लगाएंगे तो ये स्मॉल a को तो वॉवेल बताएगा, लेकिन कैपिटल A को ये वॉवेल नहीं बताता, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल दोनों को ही लगाया। अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो ये प्रिंट कर देगा कि इनपुट किया कैरेक्टर जो भी आपने इनपुट किया है वो इज़ वॉवेल, वो वॉवेल है। एल्सिफ, अब यहाँ पर एल्सिफ क्या किया गया है
कि एल्स इफ ये करा गया है कि अगर वो इनमें से नहीं है तब वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर वो ए से जेड के बीच में, मान लेते स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, डी है, या कैपिटल ए है या कैपिटल डी है, जो वॉवेल नहीं है, अगर उसके अलावा कोई कैरेक्टर आ रहा है तो ये इस वाले पार्ट में जाएगा और ये प्रिंट कराएगा कि ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी ने कोई सिंबल दिया है या कोई नंबर दिया है तो ना वो इस कंडीशन में मैच कर रहा है ना वो इस कंडीशन में मैच कर रहा है, तो वो फॉल्स वाली कंडीशन में जाएगा, यानी कि वो कह देगा कि ये अल्फ़ाबेट नहीं है। प्रोग्राम को सेव करना है, प्रोग्राम को सेव करने के बाद हमें कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद हमें एग्जीक्यूट कराना है, और एग्जीक्यूट कराने पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा इस तरीके से। आपने एक इनपुट किया कैरेक्टर ए और ए बताएगा कि ये एक वॉवेल है। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये नेस्टेड इफ का प्रोग्राम, सॉरी ये एल्स इफ लैडर का प्रोग्राम है। आप इसको बनाइएगा और बना करके चलाइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पहले इस प्रोग्राम को ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें से कुछ भी ऐसा तो नहीं जो आपने गलत उतारा हो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये आप पूरी एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ये पूरी एक लाइन में लिख सकते हैं। और चूंकि इफ़ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सेमी कॉलन नहीं है, एल्स इफ है तो कोई भी कॉलन सेमी कॉलन नहीं है, एल्स है तो कोई भी कॉलन सेमी कॉलन नहीं है। इसकी गलती ही बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एरर्स आती थी। इनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा और एक बार इससे मैच करिएगा, अगर कोई एरर भी आ रही है तो वो सही हो जाएगी। तो इस तरीके से करके आप इसको एग्जीक्यूट। प्रोग्राम नंबर 16, ये प्रोग्राम भी हमारा एल्स इफ लैडर के थ्रू है। सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज़ अपर केस और लोअर केस। ये सी का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक कैरेक्टर इनपुट कराना है और ये पता करना है कि वो अपर केस कैरेक्टर है कि लोअर केस कैरेक्टर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर अपनी हेडर फाइल्स लगाई, फिर हमने यहाँ पर जो इंट मेन यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर इंट में लिखने पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखा है। आप यहाँ पर या तो वॉइड मेन लिखिएगा, या फिर अगर आप इंट में लिखते हैं तो यहाँ पे नीचे गेट सी एच के बाद रिटर्न स्पेस 0 ज़रूर लिख दीजिएगा, सेमीकोलन लगा दीजिएगा अभी, या फिर आप यहाँ पर वाइड मेन ही कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। कैर सी एच हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया सी एच नाम का, क्योंकि हमें कैरेक्टर इनपुट कराना है। फिर हमने यहाँ पर इंटर एनी कैरेक्टर और स्कैनफ के ज़रिए हमने कैरेक्टर यूज़र से डिमांड कर लिया। अब हमने यहाँ पर इफ़ लगाया और लिखा सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। तो अगर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है तो ये कंडीशन मैच हो जाएगी और यहाँ पर तब ये प्रिंट करेगा कि इट इज़ अपर केस अल्फ़ाबेट। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जाएगा एल्स इफ में, और एल्स इफ में जाएगा तो हमने यहाँ पर मैच कराया कि सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए और लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जेड। अगर वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में कैरेक्टर ये कंडीशन मैच करेगा तो वो ये प्रिंट करेगा कि ये कैरेक्टर हमारा लोअर केस है। जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो ये फॉल्स में आएगा, यानी कि एल्स में आएगा, और तभी प्रिंट करेगा कि ये अल्फ़ाबेट ही नहीं है। गेट सी एच लगाया, प्रोग्राम को सेव किया एक्सटेंशन नेम .c के साथ, हमने कंपाइल कराया, कंपाइल कराने के बाद एग्जीक्यूट कराया, और हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर लिया जिसमें हमने यहाँ पे सी एक कैरेक्टर लिया और इसने बता दिया कि सी इज़ अपर केस अल्फ़ाबेट, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल सी आया है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है एल्स इफ का। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये भी एल्स इफ लैडर का एक प्रोग्राम है जहाँ पर हम वीक का नंबर इनपुट कराएंगे, वीक में डेज का नंबर इनपुट कराएंगे और ये प्रिंट करेगा कि वो कौन सा डे उस नंबर से आता है। जैसे हमें पता है कि अगर फर्स्ट है तो वो मंडे हुआ, सेकंड है तो ट्यूसडे हुआ, थर्ड है तो वेडनेसडे हुआ। तो ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से एल्स इफ को क्लियर कर देगा अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें। हमने यहाँ पर हेडर फाइल्स लगाई, वाइड मेन लिखा, प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्योंकि हमें नंबर चाहिए तो हमने इंट वीक हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा और यहाँ पे यूज़र से कहा कि इंटर वीक नंबर 1 to 7, मतलब 1 से 7, क्योंकि हमें पता है कि 7 दिन होते हैं एक हफ्ते के अंदर, तो हमने 1 से 7 के बीच में यूज़र से यहाँ पे मैसेज दिया कि आप 1 से 7 के बीच में नंबर इनपुट करो, और जो नंबर वो इनपुट करेगा वो हमने %d और %वीक के ज़रिए वीक के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कराया।
यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ वीक डबल इक्वल टू 1, अगर वीक डबल इक्वल टू 1 यानी कि 1 है, अगर यूज़र का दिया गया नंबर 1 है तो वो ये कंडीशन ट्रू पाएगा और ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। तो अगर 1 होगा तो प्रिंट करेगा मंडे। ऐसे ही अगर ये फॉल्स होता है तो वो एल्स इफ़ में जाएगा और यहाँ हमने नई कंडीशन दी वीक डबल इक्वल टू 2, अगर वो 2 है तो वो ये वाली कंडीशन को रन करेगा और ट्यूसडे प्रिंट करेगा। इसी तरीके से 3 के लिए वेडनेसडे, 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे, 6 के लिए सैटरडे और 7 के लिए संडे हमने यहाँ पे दिया। अगर इन सातों के अलावा वो कोई नंबर इनपुट करता है तो वो फॉल्स कंडीशन में जाएगा और तब वो प्रिंट करेगा कि इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7। मतलब वो बता देगा कि आपका जो इनपुट है वो इनवैलिड है और आप 1 से 7 के बीच में ही नंबर इनपुट करिए। गेट ch प्रोग्राम को क्लोज किया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम को सेव करना है, कंपाइल कराना है और एग्जीक्यूट कराना है और हम यहाँ पर रन कराएंगे। अब जैसे ही हमसे ये पूछेगा इंटर वीक नंबर, हमने 1 दिया तो ये मंडे इसने प्रिंट किया, हम 2 देंगे तो ये ट्यूसडे प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से अगर हम 7 देंगे तो संडे प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हमने 8, 9, 10 कुछ भी दिया तो ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7। तो ये एलसीफ लैडर कुछ इस तरीके से काम करता है जहाँ पर हम मल्टी कंडीशंस दे सकते हैं कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो तीसरी कंडीशन और लास्ट में हम फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं। तो आई होप आपको एलसीफ लैडर कायदे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ये एलसीफ लैडर का ही प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है जैसे कि हमने वीक डेज पता करे वैसे ही हमें पता करना है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कुछ मंथ होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं और फेब में हमें पता है कि या तो 28 या 29 डेज होते हैं। तो हमें ये पता करना है कि अगर हम मंथ का नंबर इनपुट करें तो हमें पता चल जाए कि उसके अंदर कितने डेज होते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों फाइल्स लगाई, स्टीडियो कोनियो और मेन लगाया। फिर हमें इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पर मंथ एक वेरिएबल लिया जिसको हमने इंटीजर टाइप लिया। फिर हमने यूज़र से कहा कि प्लीज़ एंटर द नंबर, मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12, क्योंकि हमें पता है एक साल में 12 महीने होते हैं और 1 से लेकर के 12 के बीच में हमने कोई भी नंबर इनपुट करने का एक मैसेज दिया जिसको स्कैनफ के ज़रिए हमने इनपुट करा लिया। अब हमारा जो भी यूज़र डिजिट देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो मंथ के अंदर चला जाएगा। अब हमने यहाँ पर पहला इफ़ यहाँ पे लगाया और हमने यहाँ पर देख लिया कि मंथ डबल इक्वल टू 1 का मतलब है कि अगर वो जनवरी मंथ है तो हमें पता है कि उसमें 31 डेज होते हैं। फरवरी, मार्च थर्ड मंथ यानी कि मार्च, उसमें भी 31 डेज होते हैं। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई में भी 31 डेज होते हैं। ऐसी करके जुलाई, ठीक है, फिर अगस्त, फिर इस तरीके से अक्टूबर और दिसंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ मंथ डबल इक्वल टू 1 है, अगर यूज़र ने 1 दिया है या 3 दिया है या 5 दिया है या 7 दिया है या 8 दिया है या 10 दिया है या 12 दिया है, इनमें से कोई भी नंबर यूज़र ने दिया है तो वो इस कंडीशन को ट्रू पाएगा और यहाँ पर प्रिंटफ 31 डेज प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर वो 1 नहीं देता है, 2 देता है या 2 नहीं देता है, 4 दे देता है या 4 नहीं देता है, 6 दे देता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने की कंडीशन में वो आगे बढ़ेगा और तब वो यहाँ पर आकर के चेक करेगा कि एल्सिफ अब वो 4 है, 6 है, 9 है या 11 है। तो अगर वो इन मंथ्स में आता है तो इन मंथ्स में 30 डेज आते हैं तो यहाँ पर वो 30 डेज को प्रिंट करेगा। अगर वो इनके अलावा 2 दे देता है तो हमें पता है कि 2 हमारा फेब होता है और फेब 28 या 29 डेज़ की होती है। तो इस तरीके से करके हमने यहाँ पे तीनों कंडीशन दी। ये इफ़ है, अगर ये फॉल्स होता है तो एल्सिफ में जाएगा, ये फॉल्स होता है तो इस एल्सिफ में जाएगा। और लास्ट कंडीशन आती है एल्स की कि अगर वो 1 to 12 के अलावा कोई नंबर दे देता, 13, 14, 15, तो वो ये रन करेगा और ये रन करेगा तो वो मैसेज प्रिंट होगा कि आपका दिया गया इनपुट, आपका इनपुट किया गया नंबर वो रॉन्ग है, आपको 1 से 12 के बीच में ही नंबर डालने थे। तो इस तरीके से करके आप इस प्रोग्राम को बनाएं, आप इसको सेव करें, आप कंपाइल करें
और एग्जीक्यूट करें, और एग्जीक्यूट करने पर आप पाएंगे कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 12 दिया तो 12 का मतलब दिसंबर, और दिसंबर का मतलब कि 31 डेज। तो देखिए यहाँ पर आंसर आया है 31 डेज। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं और आप इसको एलसीफ के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है 19th नंबर हमारा प्रोग्राम, प्रोग्राम टू चेक द ट्रायंगल वैलिडिटी व्हेन एंगल्स आर गिवन। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स को चेक करना है कि हाँ वो एक वैलिड ट्रायंगल है कि नहीं वैलिड ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि हमें सबसे पहले तीनों एंगल चाहिए। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, और एक सम नाम का हमने वेरिएबल लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तीनों का जो एंगल्स का ऐड आएगा वो 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और सम, ये तीन वेरिएबल्स हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंगल्स को स्टोर कराने के लिए लिए, और तीनों का एडिशन सम में स्टोर कराने के लिए CLR SCR लगाया। यहाँ पर हमने यूज़र से डिमांड करी कि एंटर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और यहाँ पर हमने % करके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 में वो तीनों वैल्यूज़ इनपुट करा ली। तीनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर सम कर लिया। सम इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3। अब तीनों की जो भी वैल्यू थी वो जुड़ करके हमारे यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सम में एडिशन होकर के आ गया। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, यहाँ पर इफ एल्स का प्रोग्राम है ये कि इफ सम, अब जो भी हमारा सम है अगर डबल इक्वल टू 180, यानी कि तीनों का सम अगर 180 आ रहा है, पहली कंडीशन, ठीक है, एंड कोई भी एंगल जीरो नहीं है, ना एंगल 1 जीरो लिया गया है, ना एंगल 2 जीरो है, ना एंगल 3 जीरो है। अगर ये दोनों कंडीशन मैच कर रही है तो ये एक ट्रायंगल है जो कि वैलिड ट्रायंगल है, यानी कि ये एक ऐसा त्रिकोण है जो कि वैलिड त्रिकोण है। नहीं तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती, चाहे सम उसका 180 ना आए या कोई एक एंगल जीरो हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और तब ये प्रिंट करेगा कि एंगल जो ट्रायंगल है वो वैलिड नहीं है। ये प्रोग्राम बनाइए, सेव करिए, कंपाइल करिए और एग्जीक्यूट करिए, आपको रिजल्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पर इसने पूछा इंटर 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने एक पे 30 दिया, एक पे 60 दिया, एक पे 90 दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहली चीज़ तो तीनों में ज़ीरो में कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं दी गई है। अगर ज़ीरो दे जाती तो ये आता है ट्रायंगल इज़ नॉट वैलिड। दूसरी चीज़, आप तीनों का एडिशन करके देखिए 180 डिग्री आएगा, 180 आएगा। तो 90 + 60 + 30, आप देख सकते हैं 30 60 90 और 90 90 180। तो यहाँ पर रिजल्ट आया है ट्रायंगल इज वैलिड। तो ये प्रोग्राम बनाइए। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा कि अ प्रोग्राम वेदर ट्रायंगल इज वैलिड। पहले तो हमें वैलिड चेक करना है कि और नॉट इफ साइड्स आर गिवन। अब यहाँ पर साइड्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर इसको देखना है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर साइड में आप देखिए एक पिक्चर दिया गया है कि जो ए है वो B और C से छोटा होना चाहिए, यानी कि B + C का जो एडिशन आएगा उससे छोटा होगा A, यानी कि B और + C दोनों का अगर हम सम करें तो वो A से बड़ा होगा। इसी तरह जो C है वो A और B से बड़ा होगा, और इसी तरह से जो B है वो A + C से, मतलब ये C जो है वो छोटा होगा A + B से, और इसी तरीके से B A + C से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स का जो सम होगा वो इसकी इस एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आप कंडीशन देख रहे हो इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले तो तीनों साइड्स ली, साइड 1, साइड 2, साइड 3, और तीनों को यूज़र से इनपुट कराया। जैसे कि इसके पहले वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने किया था कि इंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और स्कैनफ के ज़रिए हमने इसको इनपुट करा लिया। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई, जो इसकी पहली कंडीशन है, आप ये देखिए ये नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इफ़ साइड 1 + साइड 2 इज़ ग्रेटर देन साइड 3। अगर ये कंडीशन सही है कि साइड 1 साइड 2 साइड 3 से बड़ा है, अगर ये सही है तो ये इसमें आएगा। और यहाँ पर आकर के अब ये चेक करेगा कि साइड 2 + साइड 3 साइड 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये भी ट्रू है तो फिर ये आकर के चेक करेगा कि साइड 1 और साइड 3
इनका एडिशन साइड 2 से बड़ा है। अगर ये तीनों बड़े हैं 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है। यहाँ पर लिख करके आएगा कि ट्रायंगल इज वैलिड। इस जगह पे आपको लिखना है, इस जगह पे आपको ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं, ये जो जगह है ये इस जगह पे आपको, आप देखिए यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंटफ ट्रायंगल इज वैलिड। ठीक है, अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में आएगा और प्रिंट करेगा कि ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। तो इसमें भी हमें यही काम करना है कि हमें क्या करना है कि हमें प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चूँकि हमने जितने भी इफ़ लगाए थे हर इफ़ का हमें एल्स चाहिए, तो आप ये देखिए ये वाला जो एल्स है ये पहले वाले इफ़ का है। आप देखिए अगर, तो ये जो पहला वाला इफ़ है, ये जो पहला वाला इफ़ है, इस इफ़ का एल्स ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, ये जो लास्ट में है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला इफ़ है, ये वाला इफ़, इसका एल्स ये वाला है ये। ठीक है, और ये तीसरा इफ़ जो है इसका एल्स, मतलब अगर यहीं पर फॉल्स हो जाता है, अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो ये यहाँ जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे फॉल्स हो जाता है तो ये सीधे ये मैसेज प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ ट्रू हो गया तो इसको चेक किया, अगर यहाँ पे ही फॉल्स हो जाता है तो वो इस एल्स में आकर के ये मैसेज प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ट्रू हो गया तब तो यहाँ पर अब लाइन मिस है, अब ट्रायंगल इज वैलिड ये आपको लिख लेनी है यहाँ पर, तब तो ठीक है। अदरवाइज वो यहाँ पर अगर फॉल्स हो जाता है तो ये वाली लाइन प्रिंट करके वो आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है, आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर तीनों साइड्स दी गई, और तीनों साइड्स को अगर आपने देखा तो एक वैलिड ट्रायंगल का है, ट्रायंगल इज वैलिड, ये इस जगह पे लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक लाइन बढ़ाइएगा, प्रिंटफ ट्रायंगल इज वैलिड। यही पूरी लाइन ये वाली आप यहाँ पर उठा के रख लेंगे और बस इसकी जगह पर आप नॉट को हटा देंगे, बस यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रायंगल इज वैलिड। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और अब इसके अलावा जो हमारा आगे का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम नंबर 21 है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। तो हमें पता है कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है, एक सेलिंग प्राइस, यानी कि जो क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है। तो हमने यहाँ पे CP लिया है कॉस्ट प्राइस के लिए, SP लिया है सेल प्राइस के लिए, और अमाउंट लिया है जो भी डिफरेंस निकालेंगे उसके लिए। दोनों चीज़ें हमने यूज़र से डिमांड करी कि इंटर कॉस्ट प्राइस इनपुट करिए और ये स्कैनअप के ज़रिए कॉस्ट प्राइस ले ली। फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस इनपुट कराई और सेलिंग प्राइस ले लिया। अब यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ पर निकल करके आ गया कि ये इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स थी। मान लेते सेलिंग प्राइस बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पर एलसीफ में आया और यहाँ पे चेक करा गया कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि हम नुकसान में गए, तो अमाउंट में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रिंटफ लॉस। अगर दोनों ही कंडीशन मैच नहीं करी, ना कॉस्ट प्राइस बड़ा निकल रहा है ना सेलिंग प्राइस बड़ा निकल रहा है, तो ये लास्ट में एल्स है। एल्स में यहाँ पे डाला गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को आप बनाइए। बनाने के बाद आप इसको सेव करिए, सेव करने के बाद आप इसको कंपाइल करिए, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करिए। इस तरीके से आपका आउटपुट स्क्रीन आएगी। कॉस्ट प्राइस में मैंने 1000 रुपये दिया, सेलिंग प्राइस में मैंने 1500 दिया। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी निकली, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। तो इसने क्या किया, अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1500 माइनस 1000, और रिजल्ट प्रिंट करेगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 रुपीज़ इसने रिजल्ट प्रिंट किया। तो ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो प्रोग्राम आप देखने जा रहे हैं ये थोड़े से
ज़्यादा बड़े हैं आप कह सकते हो, या थोड़ा सा इनमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, और इसी तरीके के प्रोग्राम्स एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम, पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि हमें मार्क्स इनपुट करने हैं और परसेंटेज और ग्रेड फाइंड करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। हमें पहले 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर। हमें इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र से लेने हैं और उसके बाद उनका परसेंटेज निकालना है और उनको ग्रेड देना है, जो कंडीशन यहाँ नीचे लिखी है। अब ग्रेड हमें किस कंडीशन के हिसाब से देना है कि अगर परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर आता है तो ए ग्रेड होगा, लेकिन अगर 90 से नीचे है लेकिन 80 या 80 से ऊपर है तो बी ग्रेड। इसी तरह से 70 या 70 से ऊपर है 80 के पहले तो सी ग्रेड, 60 से ऊपर है 70 के नीचे है तो डी ग्रेड, 40 या 40 से ऊपर है तो ई ग्रेड, और 40 से नीचे हो जाता है तो एफ ग्रेड यानी कि फेल। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहली चीज़ दोनों फाइलें लगानी है, वाइड मेल लिखना है, और 5 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और कंप्यूटर, जो 5 सब्जेक्ट्स बोले गए थे, हमने पहले इंटीजर 5 सब्जेक्ट्स को वेरिएबल के रूप में यहाँ डिक्लेयर कर लिया। आप यहाँ पे दूसरे लेटर्स भी ले सकते हैं, आप खाली पी ले लीजिए, सी ले लीजिए, बी ले लीजिए, एम ले लीजिए, ठीक है, सी ओ लिख लीजिए, बट यहाँ पर समझने के लिए इनके शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं कि आप लोगों को समझ में आए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और कंप्यूटर 5 सब्जेक्ट्स। इसके अलावा हमें परसेंटेज निकालना है, तो चूँकि परसेंटेज में डेसिमल आ सकता है इसलिए फ्लोट टाइप परसेंटेज PER एक वेरिएबल लिया गया। अभी यहाँ पे यूज़र से हमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर इंटर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स यूज़र से डिमांड करी, जिसमें चूँकि 5 सब्जेक्ट्स हैं तो पाँचों के लिए परसेंटेज डी 5 बार यहाँ लगाया गया, 1 2 3 4 5। पहला परसेंटेज डी M% फिजिक्स के लिए है, दूसरा परसेंटेज डी M% केमिस्ट्री के लिए है, तीसरा परसेंटेज डी M% बायो के लिए है, चौथा M% मैथ्स के लिए है और पांचवा M% कंप्यूटर के लिए। और एक साथ 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र देगा और वो यहाँ पर हर सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको समझ में आया होगा। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें परसेंटेज के लिए हमने क्या किया, PER जो हमारा वेरिएबल था वो वेरिएबल इज इक्वल टू 5 सब्जेक्ट्स को ऐड किया डिवाइडेड बाई 5 किया, तो यहाँ पर परसेंटेज निकल करके PER के अंदर यानी कि परसेंटेज वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और हमने पहले परसेंटेज को प्रिंट करा दिया कि परसेंटेज कितना है, तो जो भी है यहाँ पर परसेंटेज 0.2F करा गया। आपको पहले भी बताया गया कि 0.2F का मतलब है कि वो परसेंटेज में जो डेसिमल की वैल्यूज़ होंगी वो 2 डिजिट्स तक प्रिंट करेगा, तो 0.2F इसलिए लिखा गया है कि 2 डिजिट्स तक प्रिंट हो, तो जो भी परसेंटेज आया है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हमने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया कि अगर परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू है 90 के तो प्रिंट करे ग्रेड ए। अब अगर वो 90 या 90 से ऊपर नहीं है तभी वो इस कंडीशन को फॉल्स करेगा, और तब वो नीचे आके चेक करेगा कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर 80 से ऊपर है या 80 है तो वो ये प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर वो 80 से ऊपर भी नहीं है तो फिर वो नीचे चेक करेगा आकर के, और तब वो 70 वाली की कंडीशंस को चेक करेगा, ऐसे ही 60 वाली कंडीशंस को चेक करेगा, ऐसे ही 40 वाली कंडीशंस को चेक करेगा। 40 वाली कंडीशन पे अगर वो बड़ा मिल जाता है तो वो ई ग्रेड करेगा, लेकिन जब 40 या 40 से बड़ा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब अब वो 40 से नीचे है, इसलिए हमने यहाँ पर केवल एल्स लगाया और ग्रेड एफ यहाँ पर प्रिंट कराया। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी कंडीशंस यहाँ पे दी गई थी इन सारी कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई करा गया, 90, 80, 70, 60 और 40, और लास्ट चूँकि 40 के बिलो आ रहा है तो वो एल्स में डाल दिया गया और यहाँ पर ग्रेड एफ आ गया, गेट सी एच, प्रोग्राम क्लोज। हम लोगों ने यहाँ पर फाइल को सेव किया पर पॉइंट डेसिमल सी के साथ, यानी कि जो एक्सटेंशन नेम है वो हम लोग पॉइंट सी के साथ इसको सेव करेंगे। और कंपाइल कराया, कंपाइल कराने के बाद जब कंपाइल में कोई भी एरर नहीं आई तो फिर हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, और एग्जीक्यूट कराने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे, इसमें हमने पहला मार्क्स 95 दिया, दूसरा 95 दिया, फिर 97 दिया, 98 दिया, 90, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए। इनके अकॉर्डिंगली जो परसेंटेज निकल करके आया
वो 95% निकल करके आया। अब ये जो 2 डेसिमल यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, 2 डेसिमल पॉइंट्स, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने 0.2f लगाया है। तो परसेंटेज 0.2f लगाने से यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो 2 डिजिट्स में प्रिंट हो रहे हैं। अब चूंकि 90 और 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए इस कंडीशंस के हिसाब से प्रिंट वो किया उसने कि 90 और 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए। चूँकि हमारे मार्क्स 95% आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये ए ग्रेड प्रिंट करता है। तो आप इसको भी बनाइए और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप इसको ट्राई करिए, पहले देख के बनाने के लिए, उसके बाद ट्राई करिए कि इसको आप बगैर देखे भी बना पाए। तो आगे जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग एक सैलरी कैलकुलेट करने जा रहे हैं एम्प्लॉय की, क्योंकि हमें पता है कि जो सैलरी होती है वो कई चीज़ों से मिल करके बनती है, जिसमें HRA होता है, DNS अलाउंस होता है, फंड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट अ बेसिक सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय। सबसे पहले हमें एक बेसिक सैलरी लेनी है और उसके बाद हमें ग्रॉस सैलरी बनानी है जो नीचे कंडीशन है उसके हिसाब से। अब इसमें पहली कंडीशन जो दी गई है वो दी गई कि अगर बेसिक सैलरी 10,000 या 10,000 के नीचे है तो 20% HRA निकाला जाएगा 10,000 का, और DNS अलाउंस 80% निकाला जाएगा, और तीनों को जोड़ देंगे तो ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। लेकिन अगर सैलरी 10,001 से लेकर के 20,000 रुपये के बीच में है तो HRA 25% इस बेसिक का निकाला जाएगा और DNS अलाउंस 90% इस बेसिक का निकाला जाएगा और इनको जोड़ दिया जाएगा, तब ग्रॉस सैलरी बनेगी। लेकिन अगर बेसिक सैलरी 20,001 है, यानी कि 20,001 रुपये है, तो HRA 30% निकाला जाएगा और DNS अलाउंस 95% निकाला जाएगा और इनको जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज़, दोनों फाइल्स लगाई, वाइड मेन लिखा। हम यहाँ पर कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशंस सब कुछ होना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट टाइप डेटा टाइप यहाँ डिक्लेयर किया। हमें एक बेसिक सैलरी यूज़र की चाहिए तो हमने बेसिक ले लिया। ग्रॉस सैलरी निकालनी है, DA कैलकुलेट होगा और HRA कैलकुलेट होगा, इसलिए हमने चारों वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। हमें यूज़र से क्या चाहिए? बेसिक सैलरी। तो हमने यहाँ पे डिमांड करी इंटर बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी आप इनपुट करिए। चूँकि फ्लोट टाइप है तो यहाँ स्कैनऑफ में %f लगाया गया, और यूज़र से डिमांड करना था तो स्टोर करने के लिए % बेसिक। अब जो भी यूज़र सैलरी देगा 10,000, 15,000, 20,000 जो भी देता है वो बेसिक के अंदर जा कर के स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, आप देखिए कि हमारी जो कंडीशन थी कि अगर वो सैलरी 10,000 या 10,000 से नीचे है, तो यहाँ पे लिखा गया है इफ़ बेसिक इज लेस देन और इक्वल टू 10,000, तो DA इज इक्वल टू बेसिक का 80%। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DA इज इक्वल टू बेसिक इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, तब भी यही आएगा। या फिर आप सीधे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बेसिक इंटू 0.8, तो ये 80% निकाल के DA में डाल देगा। इसी तरह से HRA ये 20% निकाल करके HRA में डाल देगा। तो अब यहाँ पर DA और HRA निकल आया। लेकिन अगर ये कंडीशन मैच ना करती, वो 12,000 होता या 17,000 होता, तो वो इस कंडीशन से बाहर आ जाता, इसको फॉल्स कर देता, और तब वो इस कंडीशन में जाता, और तब वो 20,000 से नीचे वाली कंडीशन में मैच कर जाता। तो यहाँ पर DA 90% कैलकुलेट कर लिया गया है और HRA 25% कैलकुलेट कर लिया गया। लेकिन अगर इन दोनों ही कंडीशंस में मैच ना करता तो तीसरी कंडीशन थी जिसमें 20,000 से ऊपर की कंडीशन थी, तो वो फिर ये वाली कंडीशंस मैच करेगी, जहाँ पर 95% बेसिक का DA कैलकुलेट कराया जा रहा है और 30% HRA कैलकुलेट कराया जा रहा है। तो जो जिस कंडीशन में भी मैच करेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली DA और HRA निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ग्रॉस सैलरी बनाई, तो ग्रॉस इज इक्वल टू बेसिक सैलरी जो भी है प्लस उस HRA हो जाएगा प्लस DA हो जाएगा, और ये पूरी ग्रॉस सैलरी निकल करके आ जाएगी। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने ग्रॉस सैलरी को प्रिंट करा दिया। तो प्रोग्राम को सेव करिए, कंपाइल करिए, एग्जीक्यूट करिए, तो रिजल्ट जो आएगा वो इस तरीके से आएगा जैसे कि हमने बेसिक सैलरी 22,000 रुपये दिया। तो 22,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, और एल्स वाली कंडीशन में जाएगा तो यहाँ पर DA निकलेगा 95% और 30% HRA निकलेगा, और वो निकाल के जोड़ दिया जाएगा। तो जो सैलरी बनेगी वो 49,500 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर सैलरी बंदे की बनेगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप इसको भी बनाइएगा। और आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो प्रोग्राम है ये हमारा है इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करने का। इस प्रोग्राम को हमें अच्छे से समझना है, ये कई बार एग्ज़ाम्स में आया भी है, ओ लेवल के एग्ज़ाम्स में आया है, आईसीएससी के एग्ज़ाम्स में आया है। इसमें क्या है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को कैलकुलेट करना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल को बनाना है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। यानी कि इसमें जो पहली कंडीशन ये दी गई है कि अगर आपका यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कैलकुलेट होता है वो तो यूनिट के हिसाब से होता है, तो अगर आपकी यूनिट 50 यूनिट या 50 यूनिट के अंदर है तो आपका जो बिल कैलकुलेट होगा वो 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आपका 50 यूनिट से ऊपर है, मान लेते 75 यूनिट है या 80 यूनिट है, तो इसमें से जो पहले 50 यूनिट है उनका तो 85 पैसे के हिसाब से होगा, लेकिन जो बची हुई यूनिट है उनका 75 पैसे के हिसाब से होगा, अगर ये नेक्स्ट 100 यूनिट्स तक है। मतलब नेक्स्ट 100 का मतलब है कि पहले 50 यूनिट का तो 50 पैसे के हिसाब से होगा, और फिर बचा हुआ जो 150 यूनिट का बिल अगर हमारा आ जाता है तो पहले 50 यूनिट का 50 पैसे के हिसाब से और 100 यूनिट का बिल 75 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर हमारा बिल 250 यूनिट के आसपास है तो पहले 50 यूनिट का बिल 50 पैसे के हिसाब से, फिर 100 यूनिट का बिल 75 पैसे के हिसाब से, फिर 100 यूनिट का बिल 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर हमारा बिल 250 यूनिट से ऊपर का आता है तो पहले 50 यूनिट का बिल कैलकुलेट होगा 50 पैसे के हिसाब से प्रति यूनिट, फिर 100 यूनिट का बिल 75 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट होगा, फिर 100 यूनिट का बिल 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और अब जो है 250 यूनिट से ऊपर जितना भी यूनिट आ रही होंगी वो 1.5 रुपये यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और जो भी चार्जेस बनेंगे उसका 20% निकाल करके और जोड़ा जाएगा, जो कि सरचार्ज बोला जाएगा। तो ये प्रोग्राम अब हमें बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल्स लगाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए यूज़र से यूनिट। तो हमने इंटीजर यूनिट ले लिया, यूनिट पॉइंट्स में आनी नहीं है इसलिए हमने इंटीजर टाइप लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट, टोटल अमाउंट और सरचार्ज। तो यहाँ पर हमने पहले तो यूज़र से डिमांड किया कि आप अपने यूनिट्स की टोटल कंजप्शन बताइए। तो जो भी यूनिट आएगी वो यूनिट के अंदर आ जाएगी, चूँकि इंटीजर टाइप है तो यहाँ परसेंटेज डी के साथ इसको लिया गया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इफ़ यूनिट इज़ लेस देन और इक्वल टू 50 यूनिट, मान लेते हैं कि हमने 40 यूनिट्स दिया, 40 यूनिट्स दिया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और ट्रू हो जाएगी तो क्या कैलकुलेट होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 40 इंटू 50 पैसे, यानी कि 40 यूनिट का 50 पैसे के हिसाब से 20 रुपये बनता है और वो इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा बिल, हमारी यूनिट 120 यूनिट होती या 150 यूनिट होती तो वो इस वाली कंडीशन में नहीं जाता, तब वो यहाँ से इस वाली कंडीशन में आता। अगर 150 या 150 से कम है तो इस कंडीशन में आएगा, तब क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 25 रुपये। अब 25 रुपये किसका जुड़ा, 25 रुपये पहली 50 यूनिट का बिल जुड़ा। मान लेते हैं हमारी 150 यूनिट का कंजप्शन था, 150 यूनिट हमने दिया, तो 150 यूनिट में पहले 50 यूनिट का बिल 25 रुपये बनता है 50 पैसे के हिसाब से, तो ये 25 रुपये जुड़ गया। अब 150 यूनिट में 50 यूनिट का तो बिल बन गया, तो बची कितनी यूनिट, 100 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए यूनिट माइनस 50 कर दिया गया, क्योंकि 50 यूनिट का बिल ये ऑलरेडी है, तो जो भी यूनिट थी उसमें से 50 माइनस हो गई। अब जो यूनिट बची उसका 75 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में और अमाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा यूनिट 150 से ऊपर होता, मान लेते 200 होता या 250 होता, तो ना इस कंडीशन में मैच कर रहा था ना इस कंडीशन में मैच कर रहा था, तब वो इस कंडीशन में मैच करता अगर 250 से नीचे होती, 250 या 250 से नीचे, मान लेते हैं हमारे 250 ही है, तो 250 यूनिट अगर हमारा बिल यूनिट हमने दिया है तो पहले 50 यूनिट का 25 रुपये हो गया, और 100 यूनिट का यानी कि 150 यूनिट तक का अगर हम लोग देखें तो पहले 50 यूनिट का 25 रुपये और आगे की 100 यूनिट का 75 पैसे के हिसाब से 75 रुपये, तो 100 रुपये ये आ गया। 25 रुपये पहले 50 यूनिट का और अगली 100 यूनिट का 75 रुपये, तो ये 100 रुपये जुड़ गया। अब इसमें से 150 यूनिट हमें माइनस करनी है, क्योंकि 150 यूनिट का ऑलरेडी ये बिल बन चुका है, तो 150 यूनिट जब हम माइनस कर देंगे 250 में, तो अब हमारे पास बचेंगी 100 यूनिट, तो 100 का 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बन जाएगा और वो इसमें जुड़ जाएगा और सब इसमें आ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा यूनिट 250 से भी ऊपर होता,
तो 250 से ऊपर होता तब वो इस एल्स कंडीशन में जाता, क्योंकि ये लास्ट कंडीशन है। तो इसमें 250 यूनिट तक का बिल अगर आप देखें तो पहले 50 यूनिट का 25 रुपये, अगले 75 रुपये यानी 100 यूनिट का बिल 75 रुपये, और उसके अगले 100 यूनिट का 250 यूनिट तक का बिल 220 रुपये। 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 100 यूनिट का 120 रुपये, और 100 रुपये उधर का 150 यूनिट तक का, तो टोटल 220 रुपये ये 250 यूनिट तक का ऑलरेडी अमाउंट यहाँ पर बन गया है। अब जब हमारी यूनिट 250 से ऊपर है, मान 350 है, 400, 500 है, उसमें से 250 ये घट गई, क्योंकि 250 यूनिट का बिल यहाँ बन चुका है। तो जो बची हुई यूनिट है उनको 1.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो अमाउंट में आ जाएगा। अब जिस भी कंडीशन में मैच कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अमाउंट में यूनिट आ चुकी है, यानी अमाउंट आ चुका है। अब हमें सरचार्ज निकालना है। सरचार्ज कितना था? अमाउंट का 20%, तो ये अमाउंट का 20% यहाँ कैलकुलेट कर दिया गया। अब टोटल अमाउंट कितना बनेगा? हमारा अमाउंट प्लस सरचार्ज, और ये जोड़ करके हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल यहाँ पर आएगा। तो मान लेते हैं हमने 150 यूनिट दिया, तो 150 यूनिट का बिल कितना आया? हमने यहाँ पे टोटल यूनिट कंज्यूम 150 दिया, तो 150 यूनिट का बिल हमारा यहाँ पर आया इलेक्ट्रिसिटी बिल 120 रुपये। तो 120 रुपये ये यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेट हुआ। तो 120 रुपये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले तो 50 यूनिट का बिल 25 रुपये आ गया, और अगले 100 यूनिट का बिल 75 रुपये आ गया, तो टोटल आया 100 रुपये। 100 रुपये में 20% ये सरचार्ज और जुड़ा, तो 20 रुपये ये निकल करके आया। तो 100 + 20 यानी कि 120 रुपये टोटल यूनिट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ। और इस तरीके से ये प्रोग्राम आप सेव करिए, कंपाइल करिए, बनाइए, इसको चलाइए, और पहले इसको देख करके बनाइए, उसके बाद बगैर देखे बनाने की कोशिश करिए। आपको पूरा एक पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, जिसमें जितना भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़, इन सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया। इनके प्रोग्राम्स और भी ढूंढिए, बनाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए। फिर आते हैं नए लेसन्स के साथ।